Hello everyone, welcome to our channel MedJEX. My name is Radhika Sharma and I am your chemistry educator. So आज के इस सेशन में बेटा हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं in one shot. So we'll cover all the main topics of this particular chapter. So stay tuned. देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन बेटा एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का। यस, ये इंपॉर्टेंट है, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होने चाहिए उसमें। और ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। जैसे कि आप सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर ले लो, वो भी एक सॉल्यूशन है। शुगर वाटर या फिर लेमन वाटर कंसीडर कर लो, दैट इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। ठीक है, कैसा मिक्सचर होता है वो, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। A solution which contains two components उसे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। जो कंपोनेंट स्मॉलर क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। और ऐसा कंपोनेंट जो कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, सॉल्वेंट कहते हैं। तो हमें इस चैप्टर में देखो बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है। और इस चैप्टर में हम लोगों को मोस्टली जो हम लोग देखेंगे, जो हमारा सॉल्यूट होगा वो हम ऐसा कह सकते हैं कि स्मॉलर क्वांटिटी में होगा और जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो लार्जर क्वांटिटी में होगा। बट समटाइम्स अगर आप पूछो कि सॉल्यूट का अमाउंट भी बराबर हो, सॉल्वेंट का भी अमाउंट बराबर हो, तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा। तो उसके लिए बेटा हमको फेज देखना पड़ता है, जो सॉल्यूशन हमारा बन के आता है उसका फेज क्या है। तो जो सॉल्यूशन का फेज होता है वही सॉल्वेंट का भी फेज होता है उसको सॉल्यूशन बनने से पहले। फॉर एग्जाम्पल आप चीनी और पानी का घोल बना रहे हो, उसमें आपने चीनी पानी सेम अमाउंट में ले लिया। अब बनने वाला जो सॉल्यूशन बना वो लिक्विड बना। तो पानी विल बी द सॉल्वेंट, क्योंकि पानी कैसा है, लिक्विड फेज में है। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि सॉल्वेंट कौन होगा और सॉल्यूट कौन होगा। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर। देखो, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो हमारा वेपर प्रेशर है ये इतनी इंपॉर्टेंट टर्म है और हमें इसे सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे के सारे टॉपिक्स को ये पर्टिकुलर टॉपिक गवर्न करने वाला है। सो वेपर प्रेशर यूजुअली हम लोग ये समझते हैं कि जो वेपर का प्रेशर है उसी को वेपर प्रेशर बोल दिया। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं ऐसा, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, वेपर प्रेशर होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the pressure exerted, the pressure exerted vapors by vapors on the surface of liquid is called vapor pressure। ओके, इसमें एक चीज मैंने तो लिखी ही नहीं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन लिक्विड एंड गैस, या फिर वेपर्स हम लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। लिक्विड एंड वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम, आर इन इक्विलिब्रियम। तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, वेपर प्रेशर कहते हैं। जब आपके वेपर्स और लिक्विड इक्विलिब्रियम में आते हैं उस वक्त जो वेपर प्रेशर जनरेट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर, उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। अब मान लो मेरे पास एक वेसल है, एक वेसल है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये एक वेसल है। यस, तो इसमें हम देखें, अगर मैंने लिक्विड फिल किया है, फॉर एग्जाम्पल इसमें इस तरह से क्या है, कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट है।
अब ये पर्टिकुलर सॉल्वेंट क्या करेगा, ये पर्टिकुलर सॉल्वेंट वेपर्स बनाएगा, है ना। थोड़ी देर में क्या हो जाएगा कि इसमें इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगी और टेम्परेचर हमने कोई कांस्टेंट टेम्परेचर मान लो, मैंने टेम्परेचर यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस मान लिया। अब यही टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर लिक्विड के वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे ये वेपराइज होगा, एक टाइम आएगा कि ये दोनों लिक्विड और ये वेपर्स इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अगर इवेपोरेशन हो रहा है बेटा, अगर ये इवेपोरेशन हो रहा है तो थोड़ी टाइम में यहाँ से कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रहे कि ये जो कंटेनर है दिस शुड बी अ क्लोज कंटेनर, क्योंकि वेपर्स तो उड़ जाएंगे अगर ये हमने ओपन ही रखा। तो यहाँ से मेरी इवेपोरेशन हो रही है और ऊपर हम देखें तो हमारी प्रोसेस हो रही है कंडेंसेशन, ठीक है। अगर वेपर्स का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो कंडेंसेशन होने लग जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। हम ऐसा बोल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम rate of evaporation is equal to rate of condensation। रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा, है ना। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे वाटर लिया है एज अ सॉल्वेंट, तो वाटर लिक्विड से किस में चेंज हो रहा है, वाटर गैसियस में, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ टाइम पे बेटा जो वेपर्स यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। अगर मैं आपको इस रिएक्शन का केपी लिखने के लिए बोलूं, तो हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में केपी केसी हम लिखना सीखते हैं, है ना। तो केपी कैसे लिखते हैं हम, पार्शियल प्रेशर ऑफ, सिर्फ गैस का पार्शियल प्रेशर लिखते हैं ना, लिक्विड का तो नहीं लिखते। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैसियस, इसके बराबर आ जाएगा। तो मतलब, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैसियस ही क्या है, ये जो हमारे वेपर्स एक्सर्ट कर रहे हैं प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, इसी को तो हम वेपर प्रेशर बोल रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मेरा जो वेपर प्रेशर है वो एक तरह से केपी ही है, केपी ही मेरा वेपर प्रेशर है यहाँ पर। तो क्या हमें वेपर प्रेशर यहाँ से क्लियर हो गया कि वेपर प्रेशर क्या होता है। अब देखो बच्चों, जो वेपर प्रेशर होता है हमारा, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, वेपर प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, उसको अमाउंट से, इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। उसे फर्क पड़ता है वेपर प्रेशर को सिर्फ टेम्परेचर से फर्क पड़ेगा और नेचर ऑफ लिक्विड से फर्क पड़ेगा। सिर्फ दो चीजें हमारी वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड। सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो अब लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करेगा कि वेपर प्रेशर हमारा ज्यादा होगा कम होगा। तो जितना ज्यादा इंटर आयनिक अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा इंटर आयनिक अट्रैक्शन होगा, उतना ही हमारा, या हम बोल सकते हैं अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ग्रेटर द अट्रैक्शन between particles, lower the vapor pressure। For example, we have alcohol.
ये क्या है हमारे पास, अल्कोहल है। इसके बीच में क्या हो रही है, अट्रैक्शन, ठीक है। कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हमारे पास है ईथर, ईथर के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, यहाँ पे वॉन डेर वाल लग रही है। तो हमें पता है कि जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतना ही वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि फिर इसे वेपर में पहुंचने के लिए हम लोगों को थोड़ा मुश्किल होगा ना, क्योंकि बिल्कुल पास पास मॉलिक्यूल्स जितना एक दूसरे के पास रहेंगे उतना वो टाइटली हेल्ड रहेंगे, उतना उनको वेपर स्टेट में चेंज होना मुश्किल होगा। तो जितनी कम अट्रैक्शन उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो ईथर का वेपर प्रेशर अल्कोहल से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट वी हैव इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन हमारी क्या है, रिएक्शन हमारी कैसी है कि वाटर, अगर मैं वाटर ले रही हूँ सॉल्वेंट, तो ये लिक्विड से किस में चेंज हो रहा है, गैस में। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। अब इसे हम क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन से भी समझ सकते हैं, क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। अब ये भी हमारे को टेम्परेचर का इफेक्ट बताती है हमारे वेपर प्रेशर पे। तो क्या होता है क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन का फॉर्मूला, log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा H 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। दिस इज आर क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। तो यहाँ पे डेल्टा H एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर वेपर प्रेशर आएगा, जो फाइनली जो हमारे पास वेपर प्रेशर आएगा वो कैसा, वो इंक्रीज करेगा, वो इंक्रीज करेगा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। ऑल राइट, सो ये हम लोग देख सकते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन वेपर प्रेशर थ्रू दिस इक्वेशन, क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद कि अब हमने ये तो सीख लिया कि हमारे पास वेपर प्रेशर होता क्या है और कौन कौन सी चीज़ें उसको अफेक्ट करती है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर लिख लो, एक और चीज़ यहाँ पे लिख लो कि वेपर प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। do not depend do not depend upon the amount of substance। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे ये डिपेंड नहीं करती है। सो नेक्स्ट नाउ देखो, हम लोग वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग को पता चल गया वेपर प्रेशर क्या होता है। नेक्स्ट इज हाउ टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर। तो देखो, वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए वी हैव दिस लॉ विच इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट लॉ ने क्या बोला, सबसे पहले हम देखेंगे फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम, लिक्विड सिस्टम के लिए हम लोग समझते हैं राउल्ट्स लॉ को। सो देखो, मान लो मेरे पास कुछ इस तरह का सिस्टम है। लेट्स से वी हैव वेट, ठीक है, मैं कंटेनर बना लेती हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह के हमारे पास क्या है, कंटेनर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक प्योर लिक्विड है, ठीक है, एक ए लिक्विड मान लो और एक बी लिक्विड मान लो। ठीक है, और ये जो थर्ड कंटेनर मैंने बनाया है इसमें हम क्या कर देंगे, इन्हें मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या कर लिए, कंटेनर्स ड्रॉ कर लिए। अब इसके बाद इसमें मान लो तुम्हारे पास है सॉल्यूशन ए, इसका नाम रख दिया मैंने ए। इसमें तुम्हारे पास है बी, इसमें तुम्हारे पास है बी,
और जो थर्ड वाला कंटेनर बनाया मैंने, इसमें मैंने ए और बी को मिक्स कर दिया। अब इसमें ए के भी पार्टिकल्स हैं, बी के भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अगर मैंने इसे बोल दिया बेटा, ए से मोस्टली हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्वेंट को, तो इसमें इसे अगर मैंने बोल दिया सॉल्वेंट, इसे मैंने बोल दिया सॉल्यूट, तो मैं जब इन दोनों को मिक्स करूंगी ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, सॉल्यूशन। अब देखो क्या है कि इसके पास इसका भी कुछ ना कुछ अपना वेपर प्रेशर होगा, सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि ये क्या है, लिक्विड लिक्विड सिस्टम लिया है ना मैंने, तो लिक्विड वेपराइज होगा तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर इसका आएगा। अगर मैं इसके वेपर प्रेशर को बोल देती हूँ पीए और इसके वेपर प्रेशर को बोल देती हूँ पीबी, अच्छा नॉट लगा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ए के ही कंपोनेंट्स है, यहाँ पे बी के ही कंपोनेंट्स है, तो ये कैसा है, प्योर ए, ये कैसा है, प्योर बी, तो इसे बोल दिया पी नॉट ए, इसे बोल दिया पी नॉट बी। अब जब मैंने इसे सॉल्यूशन मिला दिया, इन दोनों को ए और बी को मिक्स कर दिया, तो अब यहाँ पर मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी होगा, बी भी होगा, यहाँ पर मेरे पास ए का प्रेशर भी होगा, बी का भी वेपर प्रेशर होगा। तो अब मुझे ये जानना है कि मैं इस वेपर प्रेशर को कैसे निकालूंगी। तो देखो राउल्स की स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ बेटा, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, at constant temperature, at constant temperature, partial vapor pressure, partial pressure of a component, of a component is directly proportional, is directly proportional to the mole fraction, to the mole fraction of its component in solution। कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग के पास यहाँ पे जो P नॉट ए है, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में क्या होता है, गिवन दिया होता है, वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर कंपोनेंट हमें दिया होगा, सॉल्यूट का भी सॉल्वेंट का, लेकिन जब हम इसे मिक्स कर देते हैं फिर हमें इनके वेपर प्रेशर्स कैलकुलेट करने होते हैं। एंड राहुल ये कहता है कि जो भी यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए या फिर बी होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तुम्हारा जो पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है, या वेपर प्रेशर होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात बोलूं तो मेरे पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। अब ये जो मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, पीए इज इक्वल टू, पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी क्या हो जाता है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब देखो ये कहाँ से आ गया पी नॉट ए और पी नॉट बी, तो देखो हमारे पास जब प्योर कंपोनेंट था, मान लो मेरे पास यहाँ पर ए है, ठीक है, ये ए है, इसकी कुछ ना कुछ यहाँ पे मोल फ्रैक्शन होगी, कुछ ना कुछ ए के मोल्स तो होंगे ना ऑब्वियसली, फिर वो वेपराइज हो रहा है। अब मुझे ये वाला पार्शियल प्रेशर को मैं बोलती हूँ पी नॉट ए, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, अपनी प्योर फॉर्म में है। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए की मोल फ्रैक्शन यहाँ पर क्या होगी, तो तुम बोलोगे मैम 1 होगी, क्योंकि ए के ही मोल्स है, ए के ही टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, तो 1 ही आएगी। तो सोचो जब इसकी मोल फ्रैक्शन 1 है, जब इसकी मोल फ्रैक्शन 1 है, या फिर मैं बोल दूं जो भी एक्स से 1 ही आएगा, 1 है तो इसका जो प्रेशर था, जो इसका वेपर प्रेशर था वो कितना था, पी नॉट ए। अब मैं इसी को किसी दूसरे कंपोनेंट में मिक्स कर चुकी हूं जहां ए भी है और बी भी है, तो अब इसका कुछ ना कुछ इस ए का पार्शियल प्रेशर होगा पी ए, तो इसकी कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन भी होगी। अब ये मोल फ्रैक्शन 1 से तो कम ही होगी ना, इसकी मोल फ्रैक्शन 1 से तो कम ही होगी, फिर हमें वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो बेटा जब मोल फ्रैक्शन तुम्हारी 1 थी तो तुम्हारा वेपर प्रेशर कितना था, पी नॉट ए। अब मान लो तुम्हारी मोल फ्रैक्शन 1 से कम हो गई है, लेट्स से तुम्हारी मोल फ्रैक्शन 0.5 है,
तो अब तुम्हारा पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो देखो जब 1 था तो पी नॉट ए था, अब जब मोल फ्रैक्शन 0.5 है तो कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू पी नॉट ए, यही हो जाएगा ना मोल फ्रैक्शन, यही हो जाएगा ना वेपर प्रेशर। तो बस हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, जो भी पार्शियल प्रेशर ए है वो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन, उसी के मोल फ्रैक्शन इंटू पी नॉट ए। तो यही चीज राउल्ट्स ने बोली, तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि ये पी नॉट ए कहाँ से आया। सिमिलरली अगर मुझे लिखना हो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स बी इंटू, ये इंटू से कंफ्यूज मत हो जाना, मैं सीधे लिख देती हूँ पी नॉट बी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं पार्शियल प्रेशर। अब क्योंकि हमने ए और बी साथ में एक ही कंटेनर में लिए हैं, ए और बी साथ में एक ही कंटेनर में हैं, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर दोनों की वजह से होगा। तो अगर मुझे टोटल पार्शियल प्रेशर निकालना हो, मुझे टोटल पार्शियल प्रेशर निकालना हो, तो मैं कैसे लिखूंगी, पी नॉट ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो यहां से मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना आ गया, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये आ गया मेरे पास। अच्छा, मैं एक्स ए एक्स बी इनको एक दूसरे के टर्म्स में लिख सकती हूँ, कैसे, क्योंकि मुझे पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 होता है ना, ये सबको पता है। तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए, कैन आई राइट दिस। अब यहाँ पे ये जो मैंने इस तरह से लिखा है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नीट पे आया हुआ है डायरेक्ट, इसको थोड़ा और रीअरेंज करके उनके पास क्या चीज आई थी, हाँ जी। तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, अब एक्स से अपना कॉमन ले सकती हूँ, है ना। अच्छा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये क्या बन गया, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए, ठीक है, ये चीज बन गई हमारे पास यहाँ से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया था जहाँ पे तुमको मोल फ्रैक्शन सिर्फ सॉल्वेंट की दी थी, वहां पे पर्टिकुलरली नाम लिखा था सॉल्वेंट का, कुछ बेंजीन या कुछ ऐसा सॉल्वेंट हम लोग को गिवन था, और तुमसे पूछा गया था कि तुम्हें सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दे रखी थी, और तुम्हें बोला था कि तुम कैसे निकालोगे टोटल प्रेशर, तुमसे कोई कैलकुलेशंस नहीं करवाई थी, तुम्हारे पास 4 रिलेशंस थे, तुम्हें इस तरह से बस एक्स बी की वैल्यू पुट करनी थी, और इस तरह से तुम्हें आंसर में कुछ रिलेशन 4 थे, उनमें से एक रिलेशन ये था। तो इस तरह से नॉर्मली तुम्हें इसी पर्टिकुलर रिलेशन पे नीट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोगों को नीट में पूछा गया था। सो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। चलो इसे मैं हटा ही देती हूँ, हाँ थोड़ा नीचे, चलो अब सही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने बात तो कर दी अभी मोल फ्रैक्शन जो हमारे पास थी। अब ये ध्यान रहे, ये वाली जो मोल फ्रैक्शन है बेटा, ये वाली जो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये किस में है, तुम्हारी लिक्विड कंपोनेंट में। लिक्विड में जो मोल्स हैं उन मोल्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डेल्टन्स लॉ, ठीक है, डेल्टन्स लॉ। अब डेल्टन लॉ हमसे क्या कहता है, देखो डेल्टन लॉ हमसे कहता है कि पार्शियल प्रेशर, अब हम करने जा रहे हैं डेल्टन्स लॉ, ठीक है। अब ये कहता है हमसे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। अब पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे, पहले हम लोग बात कर रहे थे भाई जो लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन थी उसकी बात कर रहे थे। अब यहाँ पर गैसियस फेज में जो हमारे पास मोल्स हैं अब उनकी बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, कुछ लिक्विड था, अब वो जो लिक्विड था उसके वेपर्स बन गए थे। अब ये जो वेपर्स बन गए, ये जो गैस प्रेजेंट है,
इसके भी तो कुछ ना कुछ मोल्स होंगे, इसके भी तो कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगी। इसके मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं YA से, और अगर सॉल्यूट कंपोनेंट भी इसमें है तो उसे हम लोग बोलते हैं YB। ठीक है, तो ये YA मोल फ्रैक्शन ऑफ A कंपोनेंट, गैसियस कंपोनेंट, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B कंपोनेंट विच इज आल्सो गैसियस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या होता है कि हम लोग पार्शियल प्रेशर इसका यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, दैट इज द टोटल प्रेशर इनटू एक्स ए नहीं वाई ए। ठीक है, इनटू वाई ए। ठीक है, सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू वाई बी। अब ना हमसे एग्जाम में जो वो क्वेश्चन देता है तो वो मोल फ्रैक्शन निकलवाता है। तो देखो मोल फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमें पता है पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, यहाँ पे तुम्हें शायद दिखे ना, यहाँ पे लिख देती हूँ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ देखो हमें ये चीज पता है कि जो पार्शियल प्रेशर और ए का या बी का जो भी पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो मान लो अगर तुमको पी नॉट ए एक्स से दिया है तो तुम वाई ए निकाल सकते हो, और पीटी भी पता है तुमको, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, इक्वली आएंगे, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो। तो ये जो इक्वेशन 1 और 2 को मैं इक्वेट कर सकती हूँ, तो मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा पी टी वाई ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और वाई ए यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन वाई ए। ध्यान रहे ये वाई ए यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब इस पे भी हमसे क्वेश्चन, इस रिलेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे आ जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ठीक है, सो ये हमारा आ गया नेक्स्ट डाल्टन लॉ से। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज अगर मान लो, ये तो मैंने लिक्विड लिक्विड सिस्टम की बात कर ली, मान लो मेरे पास ऐसा सिस्टम है जिसमें मेरे पास जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ, फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम, फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो हमारे पास अगर कोई ऐसा कंपोनेंट है, कुछ इस तरह का कंपोनेंट है, इस बार देखो ध्यान से इसे समझेंगे हम लोग यहाँ पे कि ये इसमें मेरा क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें मैंने क्या भर रखा है, सॉल्वेंट। ए से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ मैं इसको, सॉल्वेंट है मेरा यहाँ पे कुछ ए, इसके अंदर मेरा सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, चलो ऐसे दिखा दिया मैंने सॉल्यूट के पार्टिकल्स, इनके पार्टिकल को भी मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ये मेरे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। इसे ना मुझे किसी और कलर से दिखाना चाहिए था, चलो ऐसे कर दिया हमने इसे। ये क्या है, मेरे सॉल्यूट के पार्टिकल्स, ये हो गया सॉल्यूट बी। अब क्या किया मैंने, इन दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बना दिया। अब तुम देखना यहाँ पे कि पहले यहाँ पे सारे सॉल्वेंट के कंपोनेंट्स थे, अब यहाँ पर बीच में तुम देखोगे कि बीच में तुम लोगों को यहाँ पर सॉल्यूट के भी कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से अब क्या है, मेरे पास सॉल्यूट के भी कंपोनेंट्स हैं इसमें। अब मैंने बोला कि ये जो सॉल्यूट है मेरा, ये कैसा है, सॉलिड। सॉल्यूट है मेरा सॉलिड, तो विच इज नॉन वॉलेटाइल। अब ये नॉन वॉलेटाइल क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल होता है विच कैन नॉट वेपराइज, विच कैन नॉट वेपराइज। ठीक है, ये वेपराइज नहीं हो सकता, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं। अब तुम यहाँ पे देखो कि तुम्हारे पास ये सॉल्वेंट, सॉल्यूट और ये सॉल्यूशन बनाया। अब जितने पार्टिकल्स तुम्हारे यहाँ पे, जब ये प्योर था सॉल्वेंट, क्योंकि वेपराइज ये हो रहा है, ये तो वेपराइज नहीं हो रहा, इसको तो मैंने क्या बोल दिया,
नॉन वॉलेटाइल बोल दिया, तो ये तो मेरा वेपराइज नहीं हो रहा है, सिर्फ सॉल्वेंट वाला कंपोनेंट वेपराइज हो रहा है। तो अब पहले क्या थे, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो मेरे सरफेस पे थे वो क्या वेपराइज हो जा रहे थे। अब क्योंकि मैंने मिक्स कर दिया तो बीच बीच में मेरे सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए हैं, तो इतने जो मेरे पहले पार्टिकल्स जितने वेपराइज हो पा रहे थे अब उतने वेपराइज नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है इन अ प्योर स्टेट, जो इसका वेपर प्रेशर है वो इसके पार्शियल प्रेशर से ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ज्यादा ही आएगा ना इसका वेपर प्रेशर इधर के कंपैरिजन में, जब ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इज मोर देन द पार्शियल प्रेशर इन द सॉल्यूशन। ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, या फिर यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा सिस्टम ले लेते हैं फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम, फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम क्या हो जाएगा, for solid liquid system I can say that पार्शियल प्रेशर, जितना भी सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर होगा पीटी, जो भी पी टोटल होगा, पार्शियल प्रेशर या आप इसको पीएस भी लिख सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो भी होगा, जितना भी पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा पीटी, दैट इज directly proportional to that is directly proportional to mole fraction of a mole fraction of solvent, है ना, क्योंकि उसी के तो वेपर बन रहे हैं, तो उसी के मोल फ्रैक्शन की वजह से हमारा वो टोटल प्रेशर आएगा, क्योंकि सॉल्यूट तो बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि हमारे पास अगर सॉलिड लिक्विड सिस्टम होता है फिर हम वेपर प्रेशर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब इसका यूज होना है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का, लेकिन इसका यूज अब मैं करूंगी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज योर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब बता देती हूँ। देखो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक एक करके पढ़ेंगे। अभी जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो यहाँ पे ही यूज होने वाला है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे जो हम सिस्टम लेके चलते हैं बेटा, जो हम ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इसमें हम एक बाइनरी सिस्टम लेके चलते हैं, जिसमें आपका सॉल्यूट जो होता है वो सॉलिड होता है और जो आपका सॉल्वेंट होता है वो लिक्विड होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, relative lowering in वेपर प्रेशर। अभी हमने देखा कि जब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो हमारा वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। ये चीज हम लोग अभी अभी देख के भी आए हैं कि जब आप इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, यहाँ ए भी है बी भी है और सॉल्यूट मेरा कैसा है, सॉल्यूट है नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि हमने देखा कि जब मैं अगर इसका पी नॉट ए, अगर मैं जब ए को ले रही थी और इसमें बिल्कुल सॉल्यूट नहीं मिलाया था, तब जो मेरा ये वेपर प्रेशर दे रहा था दैट इज पी नॉट ए, वो मेरा ज्यादा था, पी नॉट ए मेरा ज्यादा था। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकती हूँ कि मेरा पी नॉट ए इज ग्रेटर देन माई टोटल प्रेशर, बिकॉज टोटल प्रेशर इज ड्यू टू ये जो ए और बी कंपोनेंट है इनकी वजह से टोटल प्रेशर, जिसमें ए मेरा नॉन वॉलेटाइल है तो वो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, लेकिन वो कम करने में तो मदद कर रहा है ना, कम कर रहा है ना वो वेपर प्रेशर को।
अगर यहाँ पे वेपर प्रेशर मान लो तुम्हारा 0.8 था, तो अब क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं उसे दूसरे एक ओ वेपराइज होने में, तो यहाँ कुछ घट के मान लो तुम्हारा 0.5 हो गया, तो तुम्हारा जो टोटल प्रेशर अब आया है जब तुमने ए और बी को मिक्स किया है, दैट इज योर लेस देन पी नॉट ए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर, और जो भी मैंने बोला कि जो तुम्हारा टोटल प्रेशर है वो सारा का सारा किसकी वजह से आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए की वजह से आ रहा है। तो पी टी इज इक्वल टू, आई कैन से, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, ये चीज मैं बोल सकती हूँ यहाँ से। तो देखो अब यहाँ पर क्या चीज है कि मेरे पास एक टर्म आती है यहाँ पे डेल्टा पी, दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। भाई यहाँ पे लिखा ही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है कि आप जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो तो आपका वेपर प्रेशर कम हो रहा है। मैंने आपको समझाया भी कि क्यों हो रहा है। तो अब इतना ज्यादा हम लोग नहीं सोचेंगे, कि हमें पता है कि वेपर प्रेशर कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है, किसका ज्यादा है, हमारा पी नॉट ए भाई पी टी से ज्यादा है। ठीक है, जब अकेला था सॉल्वेंट तब वेपर प्रेशर ज्यादा था। तो ये जो मेरा डेल्टा पी यहाँ पर आया है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसे कहते हैं हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखो यहाँ पर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, अब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ऑल्सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लोअरिंग भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मेनली चार को ही डिस्कस करते हैं। अब ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, तो देखो एक बारी मैं तुम्हें आगे चलने से पहले एक बारी तुम्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब समझा देती हूँ, ताकि मैं तुम्हें यहाँ पे प्रूफ कर सकूं कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज which depends on relative number of solute particles, relative number of solute particles and nature of solvent and nature of solvent, but do not depend on nature of solute। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। देखो प्रॉपर्टीज हम क्या पढ़ते थे बचपन से, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो इस चैप्टर में हमें केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का ही पार्ट होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। अब देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से मेरा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कहने का मतलब क्या है, कि मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर मैंने ये तीन अलग अलग सॉल्यूशन ले लिया, और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इनकी इसकी प्रॉपर्टी मुझे निकालनी है। ठीक है, इसकी मुझे क्या करना है, इसमें मैंने क्या किया है कि ये सॉल्वेंट है, ये मेरा सॉल्वेंट है मान लो, और मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने कुछ सॉल्यूट ऐड किए। ठीक है, और यहाँ भी मैंने कुछ सॉल्यूट ऐड किए, और यहाँ भी मैंने कुछ सॉल्यूट ऐड किए। अब एक में देखो मैंने येलो सॉल्यूट ऐड कर दिया, एक में ग्रीन सॉल्यूट ऐड कर दिया, एक में मैंने रेड सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो अब तुम देखो कि इसे, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है इन सबकी वैल्यू सेम आएगी। क्यों, क्योंकि इनको इस सॉल्यूट की नेचर से फर्क नहीं पड़ता है कि ये बड़े हैं छोटे हैं, इनका कलर कुछ और है। अगर मेरा नंबर सेम है कि मैं तीन पार्टिकल्स मिला रही हूँ, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो भी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आएगी वो सेम आएगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें सॉल्यूट के नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ यहाँ से कि जो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस किस पे डिपेंड करेगी, एक तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो अगर नंबर पे डिपेंड करिए तो मैं मोल्स भी बोल सकती हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। और दूसरा मैं क्या बोल सकती हूँ, मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज योर XP। इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ ध्यान से देखो कि ये जो मेरे पास यहाँ पर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ रहा है, देखो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें प्रूफ करके बताती हूँ कैसे ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो देखो डेल्टा P इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टी, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ क्या, डेल्टा P इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टी कितना है, ये देखो पी टी यहाँ से ले लो, पी टी है पी नॉट ए एक्स से, अगर मैं यहाँ से पी नॉट ए कॉमन ले लूँ, पी नॉट ए कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स से, तो क्या बोल सकती हूँ मैं इसे पी नॉट ए एक्स बी। और मैंने अभी तो बोला कि डेल्टा पी तुम्हारी क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखो किस पे डिपेंड करती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मोल फ्रैक्शन पे, ये चीज सबको विजिबल है। तो यहाँ पे देखो ये किस इज इक्वल टू एक्स बी, ठीक है, डिपेंड कर रही है तुम्हारी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे, तो ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। चलिए अब हमारे पास मुझे निकालना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कुछ नहीं है, इसी फॉर्मूले में अगर तुम ऐसे कर दोगे, ये आया तुम्हारे पास डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी, अगर तुम यहाँ पे कर देते हो, यहाँ लिख देती हो एक्स बी को डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, तो यही तुम्हारी क्या बन जाएगी, दिस इज योर लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या आ गया अपने पास, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, यही हमारे पास क्या है, दिस इज योर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ गया। इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स बी इज इक्वल टू डेल्टा पी को क्या लिख सकती हूँ मैं, यहाँ से डेल्टा पी मेरा क्या है, देखो यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी टी, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए, इस तरह से लिख सकते हैं। और एक्स बी को भी मैं क्या लिख सकती हूँ, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला सबको याद होगा, पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए। ये मेरे पास क्या बन गया, मोल फ्रैक्शन का, ये मेरे पास ये बन गया रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला। अब देखो हम लोगों को यहाँ से कई बारी क्या होता है कि हमें बोल देते हैं कि भाई आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो। फिर अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स से तुम्हें पता है क्या लिख सकते हैं इसको, वेट अपॉन मोलर वेट, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम ना यूज करके इसको मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि वहां से हम लोग के लिए कैलकुलेट करना इजी हो जाता है, यहाँ से काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो जाती है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे। तो यहां से मेरे पास क्या आया था, ये आया था पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए, ये किसके बराबर था, एन वी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो मैं क्या करती हूँ, इसका रेसिप्रोकल ले लेती हूँ। सबसे पहले क्या करती हूँ, एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी इज इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी टी। हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, लेकिन एक बार मैं करके देख लेती हूँ। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे एन ए अपॉन एन बी प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी टी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टी माइनस 1। तो यहाँ से मेरे पास एन ए अपॉन एन बी कितना आ गया, जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा पी टी अपॉन पी नॉट ए माइनस पी टी, ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब मैं इसका फिर से रेसिप्रोकल करती हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया, एन बी अपॉन एन ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी टी। तो जब भी हमें कुछ मास वगैरह की कैलकुलेशन करनी होगी, जब भी हमें मास वगैरह की कैलकुलेशन करनी होगी, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, विल यूज दिस फॉर्मूला।
ठीक है, तो हमने दो फॉर्मूलाज देख लिए, देखो दो फॉर्मूलाज हमने देख लिए यहाँ पर। एक तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया एन बी, या फिर एक्स बी लिख सकते हो डायरेक्टली, है ना, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी किसके बराबर आएगा, ये तुम्हारे पास पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक ये वाला फॉर्मूला हो गया। तो ये दो फॉर्मूलाज है, जब मोलर मास कैलकुलेशन करेंगे तो हम इस फॉर्मूला से करेंगे, और अगर वो हमसे कहता है लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बता दो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब एक पॉइंट और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, देखो एक क्वेश्चन हमारे पास आया था, क्वेश्चन कहाँ है, हाँ ये रहा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारे पास आया था, दिस इज फ्रॉम नीट 2020। अब इस क्वेश्चन को अगर तुम समझोगे तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि कहीं कहीं वो क्या करता है हमसे, कि कुछ और हमारी नॉलेज टेस्ट करने की कोशिश करता है, और फॉर्मूला हमें कई बार मोलर मास कैलकुलेट करना होता है, लेकिन सेकंड की जगह हमें फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ जाता है। तो आई थिंक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से पहले हम करते हैं, फिर मैं कंक्लूड करती हूँ सारी चीज को। तो देखो ये क्वेश्चन है, इफ 8 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ एन ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। ठीक है, तो हमने एक सॉल्यूट मिलाया और उसका वेपर प्रेशर कम हो गया है, क्या हो रही है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो रही है ना। तो अपने पास इसका मतलब पी नॉट ए, अब हमें जब भी परसेंटेज में बात करेगा तो हमें इनिशियल जो भी चीज होती है वो 100% मान लेनी है। तो हम मान लेंगे कि भाई पहले जो मेरे पास पी नॉट ए था, जो मेरे पास पी नॉट ए था वो कितना था 100, फिर कम होके पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जब हमने उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया तो मेरा पी ए कितना हो गया 80 हो गया। चलो मुझे पी नॉट ए और पी ए तो पता चल गया। अब उसने बोला द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज, मुझे मोलर मास कैलकुलेट करना है सॉल्यूट का। तो हमारे माइंड में तो यही आएगा कि हम वो फॉर्मूला, और पहले हमको वही फॉर्मूला भी अप्लाई करना है जैसे ही हम मोलर मास का क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे मुझे ऑक्टेन का भी मोलर मास दिया है, और यहाँ पर हाँ, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगा देंगे अपना, एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन, अच्छा सॉरी, हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एन बी अपॉन एन ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी टी। यही वाला फॉर्मूला बोला था ना मैंने तुम्हें लगाने के लिए। तो अब देखो यहाँ पे एन बी तुम्हारे कितने आ जाएंगे, कितना दिया है भाई तुम्हें, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 8 ग्राम्स। ठीक है, 8 ग्राम्स दे रखा है, तो यहाँ से तुम्हें पता है मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तो 8, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो मुझे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने होंगे हमारे पास, इज डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ एन ऑक्टेन। तो मुझे वेट ऑफ एन ऑक्टेन भी दिया है, मोलर मास भी दिया है, तो इसके मोल्स अगर मैं निकालूंगी 114 डिवाइडेड बाय 114 तो 1 ही आएंगे। तो 1 को लिखूं नहीं लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसके मोल्स कितने हैं 8 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इसके मोल्स तो 1 ही आ रहे हैं। तो यहाँ से मेरे पास पी नॉट ए कितना है भाई, पी नॉट ए मेरे पास कितना है 100, पी टी मेरे पास कितना है, टोटल, टोटल देखो, टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा पी ए है, और ये ही तुम्हारा क्या है, देखो पी टोटल तुम्हारा क्या होता है, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो भी तुम्हारा पार्शियल प्रेशर पूरे सॉल्यूशन का है वो इसी की वजह से तो है, इसी की वजह से तो है, तो जो तुम्हें वैल्यू दे रखी है हमें, ये जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है इसे मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए नहीं बोलूंगी, सॉरी, ठीक है, इसे मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए नहीं बोलूंगी, इसे मैं बोल दूंगी पी टोटल, है ना, पी टोटल बोलूंगी मैं इसे। तो ये आ जाएगा मेरा 100 माइनस 80, और पी टी मेरे पास कितना है 80, ये आ गया। तो यहाँ से मेरे पास एम बी कितना आ जाएगा, इसको पूरा सॉल्व कर लो, ये आ गया 20/80, तो एम बी यहाँ से कितना आ गया
MB इज इक्वल टू 8 इंटू 80 अपॉन 20। तो मेरे पास MB यहाँ से कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मेरे पास कितना आ रहा है, 32 आ रहा है यहाँ से। हाँ जी, तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ बेटा, ये जो मेरे पास 32 आया है, क्या मेरे पास किसी भी ऑप्शन में 32 है? किसी भी ऑप्शन में मेरे पास 32 है क्या? नहीं, किसी भी ऑप्शन में मेरे पास 32 यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब कि जब हम लोगों के पास मॉलिक्यूलर मास निकालने को आए और हम ये फॉर्मूला निकालें और ऑप्शन मैच ना हो, या तो बहुत सारे बच्चों ने किया होगा कि हम अप्रोक्सीमेट 40 ले लेते हैं, आंसर सही आ गया होगा, बट हमें ऐसे नहीं करना है। अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर, क्या करेंगे हम लोग, हाँ जी, तो इधर देखो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला, फिर उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। अब इस फॉर्मूला को भी कैसे यूज करेंगे, ये फॉर्मूला है तुम्हारा पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट बी। अब ये जो हमें सॉल्यूशंस की यहाँ पे हम बात करते हैं ना बेटा, इस चैप्टर में सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो अगर मेरे डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं, अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। ये वाली टर्म तो वैसे बहुत छोटी है ना, क्योंकि इट्स वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो क्या मेरा फॉर्मूला मॉडिफाई करके ये बन गया? अब ऐसे सिचुएशंस में जहां पर हमारा आंसर मैच ना हो, लेकिन ये नहीं है कि तब तुमने पहले ही ये फॉर्मूला लगाना है, पहले तुम यही फॉर्मूला लगा के देखोगे, अगर आंसर हमारा नहीं आता है फिर देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूला से अगर करती हूँ, इस फॉर्मूला से अगर मैं ये क्वेश्चन करती हूँ, तो देखो मेरे पास क्या क्या है। अब मेरा फॉर्मूला, अब मेरे पास क्या है, एन बी अपॉन एन ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए। एन बी निकालना है, एन ए मेरे पास कितना है, एन ए नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो ये आ जाएगा 8 अपॉन एम बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टी, यहाँ पे निकाला था तो इसे मैं 20 लिख दूं डायरेक्टली, और पी नॉट ए मेरे पास कितना है 80। ठीक है, इतना ही है ना? ठीक है, अब मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा एम बी, 8 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ से, सॉरी एक चीज मैंने फिर गलत कर दी यहाँ पे, पी नॉट ए तो 100 था ना, पी नॉट ए तो 100 था, मैंने तो सेम ही चीज कर दी, फिर तो सेम ही आएगा। एम बी इज इक्वल टू अपने पास 20 100 इंटू 8 बाय 20। ठीक है, ये आएगा। अब यहां से इसे कैंसिल करो, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो अब मेरे पास सही आंसर आया है 40। तो अब देखो कहने का ये मतलब है हमारे पास कि अगर हम लोग को जब भी मोल मास निकालने को आता है तो सबसे पहले वही फॉर्मूला लगाएंगे, उससे अगर हमारा आंसर बिल्कुल ही मैच नहीं हो रहा है किसी भी ऑप्शन से, देन वी हैव टू गो टू दिस फॉर्मूला। क्योंकि हम लोग यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग को हम इस तरह से उस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से तुम्हें कितने फॉर्मूलाज याद रखने हैं बेसिकली अपने पास, हमारे पास, अगर मैं इसे कंक्लूड करूं, क्योंकि देखो वेपर प्रेशर जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हमारे पास यहाँ से काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम देखो हमने क्या क्या सीख लिया। हमने अभी तक सीखा कि वेपर प्रेशर जो भी होता है हमारा, किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो होता है इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सेम गोज फॉर सॉल्यूट। और हमारे पास टोटल प्रेशर फिर क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। फिर हमने देखा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा पी, तो क्या होता है जो तुम्हारा पी नॉट ए है वो हमारा ज्यादा था पी टोटल से, तो ये आ गई लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपने पास। ठीक है, और हमें पता है पी टी क्या होता है,
माइनस पी नॉट ए एक्स से, है ना। तो यहां से मेरे पास जो डेल्टा पी आ जाता है दैट कम्स आउट टू बी पी नॉट ए एक्स बी। तो ये भी मेरे पास क्या है तो ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही है। अगर तुम यहां से कर देते हो एक्स बी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, तो ये क्या बन जाती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो एक ये फॉर्मूला है, और जो फॉर्मूला हमें याद रखना है दैट इज योर एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए। अब फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस अगर तुम इसे ओपन करके लिखते हो तो ये क्या आ जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, लेकिन एन बी हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो एन ए पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए। तो ये फॉर्मूला भी तुम्हें ध्यान रखना है। और दूसरा जो मैंने तुम्हें कहा है वैसे जो हमें मोलर मास के लिए यूज करना है दैट विल बी एन बी अपॉन एन ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी टी। देखो याद करना इजी है, ये फॉर्मूला था, इसमें पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए है, यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी टी, नीचे भी पी टी है, इतना सा डिफरेंस है। ये फॉर्मूला हमें इजीली याद रह जाएगा, राइट। इजी है इनको याद रखना, तो एक बार तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, vapor pressure of aqueous solution of glucose is 750 mmHg, then find the mole fraction of the solute। तो हम लोगों को क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर बोल दो या सॉल्यूशन का बोल दो, पीएसबी लिख सकते हो। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 760 mmHg। अब हमें पता है मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। लेकिन यहाँ पे पी नॉट ए हमें नहीं पता है, पर ध्यान से देखो कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बोला है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और ये एक्वस सॉल्यूशन है। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है वो बॉईल करने लगता है, और उसका जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है, 1 atm के बराबर, ठीक है। तो 1 atm जो है इसका वेपर प्रेशर यानी कि 1 atm हुआ, और 1 atm किसके बराबर होता है, 760 mmHg। तो हमें याद रखना पड़ेगा, और यहाँ पे 760 mmHg लिया है, सॉरी ये 750 लिया है, ये 750 है, और हमें पता है कि पी नॉट ए हमारा कितना हो जाएगा 760 mmHg, क्योंकि 1 atm इज इक्वल टू 760 mmHg, दोनों को सेम यूनिट में लेंगे। तो हमारे पास ये फॉर्मूला से आ जाएगा 760 माइनस 750 अपॉन 760, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 10/760, दैट इज 1/76 जो आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग करना है नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? तो देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to internal pressure, ठीक है। अभी तक जो है तुम जानते होगे मे बी बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे हमारा लिक्विड बॉईल करने लग जाए। लेकिन थोड़ा और टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो क्या होता है कि जो हमारे पास वेपर प्रेशर होता है हमारे सॉल्यूट का, वो किसके बराबर बन जाता है, हमारे एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर बन जाता है। तब हमारा लिक्विड क्या करता है, बॉईल करना स्टार्ट करता है, उस वक्त हमारा लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। चलो, तो ये होगी हमारी बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। अब सवाल ये है हमारा कि मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट, लेट्स से ये 25 डिग्री सेल्सियस पे मेरे पास एक सॉल्वेंट है, ठीक है, मान लो वाटर ही है, ठीक है, जो भी है,
कोई भी ले लो, कोई भी सॉल्वेंट ले लो, प्योर सॉल्वेंट ले लो। मान लो मैंने 25 डिग्री सेल्सियस पे बोला कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो 0.5 है, 0.5 है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ एक सॉल्यूट, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, इस सॉल्वेंट के अंदर, तो अब इसमें सॉल्वेंट के कंपोनेंट भी हैं, सॉल्यूट के कंपोनेंट्स भी हैं। अब क्या होगा कि ये तो मेरा नॉन वॉलेटाइल है, मैंने अभी अभी बताया कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर हमारा डिक्रीज करता है। तो अब वेपर प्रेशर मान लो 0.3 हो गया। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो मान लो अगर ये इसका टेम्परेचर मैं बढ़ा रही हूँ और मान लो कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ये जो एक्सटर्नल प्रेशर था 1 atm जो इस पे एक्ट कर रहा था, एक्सटर्नल प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका एक्सटर्नल प्रेशर भी 1 atm हो गया। तो ये वो टेम्परेचर हुआ जहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर हमारे बराबर हो गए। तो ऐसे टेम्परेचर को बोला बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अब जब मैंने इस सॉल्वेंट में एक ऐसा सॉल्यूट ऐड कर दिया जिसके ऐड करने से इसका खुद का वेपर प्रेशर ही कम हो गया, अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ही कम है, तो अब मुझे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर मैं, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर तो नहीं बदल रहा, तो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर अगर मुझे इसका प्रेशर पहुंचाना है तो मुझे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं ऑन एडिंग non-volatile solute boiling point increases। ठीक है, अब देखो, अब जो मैं ग्राफ बना रही हूं यहाँ पे, ठीक है, लेट्स सी दिस इज माय, ये है हमारा यहाँ पर ग्राफ वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। किस किस के बीच में भाई, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। तो ये मान लो दिस इज माय प्योर सॉल्वेंट, ये है मेरा प्योर सॉल्वेंट और ये है मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो 25 डिग्री सेल्सियस मान लो एक टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, ये टेम्परेचर है मेरा, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेरा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कुछ इतना है। ठीक है, कुछ इतना है, और मेरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। हमें ये तो पता चल गया कि वेपर प्रेशर हमारे सॉल्यूशन का कम है। अब मुझे पता है कि अगर मेरा कोई यहाँ पर प्रेशर 1 atm है, मान लो ये 1 atm पे ही बॉईल करने वाले हैं, दोनों 1 atm पे बॉईल करने वाले हैं, तो क्या होगा बेटा, तो क्या होगा, हमारा जो ये टेम्परेचर है, ये मैंने आपको बोला कि ये कम टेम्परेचर पे ही बॉईल करना शुरू कर देगा क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है। तो अगर इधर से इसको इधर पहुंचना है तो ये जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन इसको यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो इसको मेरे को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, है ना। तो इस वाले को मैंने क्या बोल दिया, इसे मैंने बोल दिया टी नॉट बी। ये क्या है मेरा टी नॉट बी, ये है मेरा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और यहाँ पर मुझे क्या होगा कि अगर मुझे 1 atm तक अपना पहुंचाना है टेम्परेचर तो मुझे और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा और इस पॉइंट पे बॉईल होना शुरू करेगा। तो ये हो गया मेरा टी बी, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट मेरा इंक्रीज हो रहा है और ये जो डिफरेंस है इसे हम कहते हैं डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की कितना इंक्रीज आया, दिस इज माय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसे क्या बोलेंगे हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये क्या हो गई मेरी, डेल्टा टीबी मेरी बराबर हो गई टीबी माइनस टी नॉट बी, बड़ा माइनस छोटा करोगे आप। ठीक है, अब यहां से मेरे पास एक डेल्टा टीबी जो है, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला आता है दैट इज के बी इंटू एम, जहां पर के बी है आपका मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसे कहते हैं इब्यूलियोस्कोपिक
इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और m आपको पता है क्या होता है, मोलालिटी। m इज योर मोलालिटी। अब कुछ बातें हमें और ध्यान में रखनी है, दैट इज फॉर वाटर, कहाँ लिखूं, नेक्स्ट पे लिख देती हूँ, चलो ठीक है। अब जो मेरा kb होता है ना, kb का फॉर्मूला होता है मेरा आर टी टी नॉट बी का स्क्वायर अपॉन एल वी इंटू 1000, ठीक है। एल वी यहाँ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और अब इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, के बी इज इक्वल टू आर टी नॉट बी, और ये टी नॉट बी तो हमें पता है ना, ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। दिस विल बी molecular weight into RT T naught B square upon delta H vaporization into 1000, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, LV हमारा यहाँ पे क्या है, डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या है हमारी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो KB के ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, और ये जो KB है ना, दिस KB डिपेंड्स only on the only on the nature of solvent, this kb depends only on the nature of the solvent। और हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर, ये जो मेरे पास वाटर के लिए जो वैल्यूज हैं वो मुझे याद रखनी पड़ेगी कि टी नॉट बी की वैल्यू होती है 100 डिग्री सेल्सियस और के बी की वैल्यू होती है 0.52 केल्विन के जी मोल इनवर्स। अब यूनिट्स नहीं याद तो देखो, हमने क्या बोला था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो यहाँ से देख लो के बी क्या आ जाएगा तुम्हारा, डेल्टा टी बी अपॉन एम, तो यूनिट निकाल सकते हो, ये कैल्विन, और मोलैलिटी तुम्हें पता है मोल पर केजी। तो हमें इतना कुछ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली यहाँ पर चीज़ नहीं है, हम यहाँ से भी लिख सकते हैं। अब इस 0.52 केल्विन का क्या मतलब है बेटा, इस मोलर हाँ इसको मैंने आपको बता दिया ना कि केबी को हम बोलते क्या है, ठीक है, हाँ मोलर, सॉरी एलिवेशन कांस्टेंट है यहाँ पे, अच्छा हुआ मैंने देख लिया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है ये, दिस इज योर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो देखो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 1 kg सॉल्वेंट लूं, अगर मैं 1 kg सॉल्वेंट लूं और अगर मैं उसमें 1 मोल सॉल्यूट ऐड करती हूँ, कोई भी सॉल्यूट, क्योंकि देखो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, तो मैंने बोला कोई भी मैं सॉल्यूट ऐड करती हूँ, तो वहां पर जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होगा, वाटर है, अगर मेरा सॉल्वेंट, अगर मेरा वाटर, अगर मेरा सॉल्वेंट वाटर है और उसमें मैं 1 मोल सॉल्यूट ऐड करती हूँ, 1 मोल कोई भी सॉल्यूट, चाहे यूरिया चाहे ग्लूकोज कुछ भी ऐड करती हूँ, तो जो मेरा एलिवेशन आएगा, वो जो इंक्रीज आएगा बॉइलिंग पॉइंट में, वो कितने से इंक्रीज होगा, 0.52 केल्विन से, 0.52 से इंक्रीज आएगा। दैट्स इट, वी हैव टू रिमेंबर दिस, कितना इंक्रीज आएगा तुम्हारा, 0.52 से आएगा, ठीक है। इतना हमें इस चीज का ये फील होना चाहिए कि 1 kg सॉल्वेंट के अंदर अगर मैं 1 मोल सॉल्यूट ऐड कर रही हूँ, कोई सा भी सॉल्यूट ऐड कर रही हूँ, तो मेरे पास जो एलिवेशन आएगा वो कितने से बढ़ेगा, वो कितने से बढ़ेगा, 0.52 से बढ़ेगा, ठीक है। चलो ये बात होगी हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। अब हम देखते हैं थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग किस तरह से निकालेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सबसे पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट ही क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, ये एक ऐसा टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड
exists in equilibrium and their vapor pressure becomes equal। तो सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर जहां इक्वल हो जाता है वहां पे वो फ्रीज कर जाते हैं। तो देखो यहाँ पे ये ग्राफ बनाती हूँ सबसे पहले वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, तो ये है तुम्हारा वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। तो मान लो ये मेरे पास क्या है, दिस इज माय फ्रोजन सॉल्वेंट। ठीक है, ये कैसा है मेरा फ्रोजन सॉल्वेंट। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास ये जो सॉल्वेंट है दिस इज माय सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये जो मेरा वेपर प्रेशर है ये इस वक्त किसका है, सॉल्वेंट का। और ये वेपर प्रेशर यहाँ पर जहां पर मेरे इस सॉलिड का, इस सॉलिड, ये क्या है मेरा सॉलिड है और ये क्या है मेरा लिक्विड है, जहां पर इन सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है जिस पॉइंट पे, वही क्या कहलाता है, इनका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस हम बोलते हैं कि आइस का फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों के वेपर प्रेशर जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, वाटर के और अपने आइस के, सॉलिड फॉर्म के और लिक्विड फॉर्म के, दोनों के वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं। वहां पे उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। और उस पॉइंट पे हमारा जो भी लिक्विड है वो फ्रीज होना शुरू कर देता है। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका वेपर प्रेशर तो कम है, क्योंकि हमें पता है जैसे हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर हमारा कम हो जाता है। वेपर प्रेशर अगर कम हो जाता है, वेपर प्रेशर अब की बार इसका क्या है, कम है, तो ये वो पॉइंट आ रहा है, ये वो पॉइंट अचीव हो रहा है हमारे पास इस बार, जहां पर इन दोनों का वेपर प्रेशर सेम आ रहा है। तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगी, फ्रीजिंग पॉइंट। तो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट तुम देख रहे हो कि पहले जो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट था, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जहां ये फ्रीज कर रहे हैं, जहां पे दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है, तो ये जो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट है, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं इसे क्या लिख दूंगी, T0F। ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और यहां पे अगर मैं देखूं, सो दिस इज माय फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। इसे नॉट से नहीं लिखूंगी, ठीक है, इसमें नॉट हटा दो, ये मेरा क्या हो गया, TF। दिस इज माय फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या हो गया कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, तो इसी को हमने क्या बोला, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और यहां पर ये जो डिफरेंस है इसे क्या बोलेंगे हम, डेल्टा TF। डेल्टा TF, डेल्टा TF is depression in freezing point। सो ऑन एडिंग, जब हम एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो उस वक्त वेपर जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो तो इंक्रीज करता है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज कर जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज कर जाता है। एंड डेल्टा TF जो होगा हमारा, दैट विल बी इस बार बड़ा माइनस छोटा, तो फ्रीजिंग पॉइंट दैट विल बी T0F माइनस TF, T0F माइनस TF। तो ये आ गया तुम्हारा डेल्टा TF। अब इसका एक और फॉर्मूला है, दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। इस KF को हम क्या बोलते हैं, इस KF को हम बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसका नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे हम लोग। अब मैं आपको बताती हूं KF का फॉर्मूला। KF का क्या फॉर्मूला होगा, तो KF का फॉर्मूला होगा RT इस बार क्या आएगा, T0F का स्क्वायर, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जगह क्या आ जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉरी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर,
ये है तुम्हारे पास के एफ इज इक्वल टू, अगर मैं इस एल एफ की वैल्यू पुट कर दूं तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, आर टी नॉट एफ का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा डेल्टा एच फॉर फ्रीजिंग एंड इनटू 1000। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला को लिखेंगे। अब तुम्हारे पास यहाँ पर फॉर वाटर हमें एक चीज याद रखनी होती है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा के एफ होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट उसका वैल्यू कितना होता है 1.82 केल्विन के जी मोल इनवर्स। ये वैल्यू हमें याद रखनी पड़ती है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, ये एल एफ क्या है तुम्हारा लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, और ये डेल्टा एच क्या है तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग है, और यहाँ पे टी नॉट एफ तो तुम्हें पता ही है, दिस इज योर फ्रीजिंग, दिस इज योर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, चलो ये चीज हमें यहां से क्लियर होगी। अब इस पे कुछ हम लोग सवाल देखते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अब ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 6 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम पानी, देन फाइंड आउट बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या तुम्हारे मन में फॉर्मूला आएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, है ना। और सबसे पहले हमें केबी तो अब वाटर है तो हमें याद ही रखना है। अब एम तुम क्या करोगे, मोलैलिटी तुम निकालोगे, तुम्हें पता है मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मोल्स जो होंगे, तो 66 ग्राम यूरिया है तो कितना होता है मोलर मास 60, तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास इंटू 100, लेकिन ग्राम में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, तो तुम क्या कर दोगे, ऐसे इसकी मोलैलिटी फाइंड आउट कर दोगे जो कि हमारी 1 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन तुम ऐसा भी तो सोच सकते हो ना, 1 kg में जो मोल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मोलैलिटी, है ना। तो हमें जब सामने दिख रहा है कि भाई 100 ग्राम पानी में 6 ग्राम यूरिया है, 6 ग्राम यूरिया है, तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में कितना हो जाएगा 60 ग्राम, और 60 ग्राम के मोल्स अगर हम यूरिया के निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो ना कि मोलैलिटी 1 आएगी, इतनी ऐसे कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है। तो हमारे पास डेल्टा टीबी कितना आ जाएगा, केबी कितना होता है वाटर के लिए 0.52 इंटू 1, और डेल्टा टीबी हमारा क्या होता है, टीबी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू 0.52, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो ये हमें पता है, टी नॉट बी हमें पता है कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो टीबी कितना आ जाएगा 100 प्लस 0.52। ठीक है, वैसे भी मैंने बोला था केबी का मतलब ही क्या होता है, पानी में आप चाहे, जब आप पानी में 1 मोल, यहाँ पे 1 ही मोल तो डल रहा है, मोलैलिटी मतलब 1 मोल आ रहा है ना हमारे पास पर केजी, तो आप जब 1 मोल डाल रहे हो 1 kg में, तो आपके पास वो 0.52 से एलिवेट होगा उसका टेम्परेचर, तो वही सेम चीज है। अब सेम आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना हो तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, तो यहाँ भी मोलैलिटी सेम आएगी 1 ही आएगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होने वाली। और ये फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू तुम्हारा के एफ कितना होता है इसके लिए 1.82, और टी नॉट एफ आइस के लिए तुम्हें बताया 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, टी एफ आ जाएगा -1.82। ठीक है, इस तरह से हम लोग को ये वाले क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट हम लोग करते हैं अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज आवर लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं ऑस्मोसिस टर्म का मतलब, व्हाट इज ऑस्मोसिस।
ऑस्मोसिस को पहले देखो, समझते हैं क्या ये चीज है अपने पास। तो उसके लिए देखो, तो वी हैव दिस पर्टिकुलर वेसल, इसके अंदर वी हैव अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये लगा दी हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ क्या है कि यहाँ पर आपके पास है सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट भी है। ठीक है, ये आपका सॉल्वेंट है, यहाँ भी आपके पास सॉल्वेंट है। चलिए, अब क्या है कि आपके पास सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पे लेट्स से कम है, और यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। तो जहाँ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होंगे, अब ये सॉल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल। तो जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज। तो मान लो यहाँ पे वेपर प्रेशर है आपका 0.5। ठीक है, और यहाँ पे आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है, तो यहाँ पे लेट्स से आप मान लो आपका है 0.6। ठीक है, इतना वेपर प्रेशर है। अब अगर यहाँ पर वेपर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ कम है, तो यहाँ से क्या होगा कि आपके कुछ सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेंगे। नाउ सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट मूव थ्रू दिस मेम्ब्रेन बिकॉज दिस इज अ सेमी परमिएबल। तो जो आपके पार्टिकल्स जो होंगे छोटे होंगे, दे विल मूव। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो तो हमारे वेपर प्रेशर में, टोटल प्रेशर में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, PT इज इक्वल टू P0 A x A। अब देखो, जो वेपर प्रेशर होगा वो कैसे बढ़ेगा, अगर x से बढ़ेगा तो हमारे पास टोटल प्रेशर बढ़ेगा। तो इसका मतलब जो मेरे सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, अगर वो यहाँ मूव करेंगे तो इधर का वेपर प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बेटा ये मूवमेंट हमारी तब तक होगी जब तक कि ये वेपर प्रेशर सेम नहीं हो जाता। जब तक ये वेपर प्रेशर सेम नहीं हो जाएगा, हमारे लिक्विड का मूवमेंट इस तरह से होता रहेगा। अब मान लो लेट्स से मैंने बाहर से इसको 0.1 ATM प्रेशर दे दिया, तो ये अपने आप ही हो गया। अब 1 ATM दे दिया तो क्या हो गया, प्रेशर हो गया, अब हो गया, तो अब मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी। और अगर मान लो मैं इससे ज्यादा प्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ, तो इधर से हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी प्रोसेस को फिर हम क्या बोल देंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। इधर से जब हमारी सॉल्वेंट की मूवमेंट शुरू हो जाएगी तो इसे हम क्या बोल देंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसे अगर मैंने यहाँ पे 0.1 ATM प्रेशर लगाया तो यहाँ पे भी मूवमेंट हमारी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो जो प्रेशर मैं ऑस्मोसिस रोकने के लिए लगाती हूँ, उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो ऑस्मोसिस के डेफिनेशन हमारे पास क्या है, द नेट मूवमेंट, द spontaneous net flow of solvent molecules। या हम ये बोल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ solvent particles from high concentration to लो कंसेंट्रेशन। ये चीज भी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये होगी मेरी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा प्रेशर होता है जो हम लगाते हैं ऑस्मोसिस स्टॉप करने के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास ऐसा प्रेशर है, प्रेशर अप्लाइड प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ठीक है, अब यहाँ पर जो वेंटहोफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला दिया। उन्होंने क्या बोला कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, आप इसको
पाई से पहले तो पाई से रिप्रेजेंट करोगे, एंड योर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड पाई इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो पाई यहाँ से क्या आ जाता है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हम हटा दें, सी आर टी। बेसिकली दिस आर इज अ सॉल्यूशन कांस्टेंट, इसे एस भी लिख सकते हैं, बट हम आर इसलिए लिख देते हैं क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू आर ओनली। तो ये क्या है हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन कांस्टेंट। ये क्या है सॉल्यूशन कांस्टेंट। आर की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू लेते हैं मोस्टली हम लीटर्स में लेते हैं क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हम किस में ले रहे होते हैं, मोल पर लीटर में। तो हम वैल्यू ले लेते हैं 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, अगर हमें ये बार में लेनी हो तो हम क्या ले सकते हैं 83 लीटर बार। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, बट मोस्टली टेकन लीटर एटीएम। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने सॉल्यूशन को डिवाइड कर सकते हैं इन फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक है, हम डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑन द बेसिस ऑफ osmotic pressure, solution can be divided into following categories। ठीक है, सबसे पहले बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम उसे बोलते हैं जहां पर दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है। टू सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। हम ऐसे भी बोल सकते हैं C1 RT is equal to C2 RT if temperature is same, तो we can say that C1 is equal to C2 also। ठीक है, अब हमारे पास ये तो हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वी हैव हाइपरटोनिक एज वेल एज हाइपोटोनिक, इनको मैं साथ में लिख रही हूँ, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होंगे, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2। तो हमारे पास हाइपोटोनिक कौन सा होगा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। तो ये वाला इस केस में आपका हाइपरटोनिक हो गया, और ये आपका क्या हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, जिसके भी रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इस पे क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो 0.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 20 ml ऑफ solution, then the osmotic pressure of solution is 7.6 mmHg, find the molecular weight of solute। तो देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, कंसंट्रेशन को मैं n/v लिख सकती हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मुझे पाई कितना दे रखा है 7.6 mmHg, और n में मुझे दे रखा है मास 0.5, मुझे कैलकुलेट करना है मोलर मास, और वॉल्यूम मुझे दे रखा है 20। तो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ ml में। ठीक है, अब हम लोग के पास, सॉरी ml में दे रखा है, लीटर में चेंज कर लेती हूँ। अब हमें क्या दिया है, और दूसरा हमें बोला है मोलर मास फाइंड आउट करो। देखो टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन, कितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर 0.5, then osmotic pressure of the solution is, temperature is not mentioned,
एट 27 डिग्री, यहाँ पे कर लो एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एट 27 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ये हो गया सी, ये तो सी की वैल्यू लिख दी थी ना, तो मैंने फिर से सी क्यू लिख दिया यहाँ पे, एन बाय वी आर टी। तो आर कितना लेंगे, देखो कंसेंट्रेशन हम कैसे ले रहे हैं, मोल्स पर लीटर में, तो मुझे आर की वैल्यू भी क्या लेनी पड़ेगी, 0.0821 लीटर एटीएम। अब मैंने ये लीटर एटीएम वाली वैल्यू ली है, तो मुझे यहाँ पर जो मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी किस में चाहिए, मुझे एटीएम में चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पर किस में दे रखा है, mmHg में, तो दिस ऑल्सो आई हैव टू कन्वर्ट, और 27 डिग्री सेल्सियस मुझे केल्विन में पुट करना होगा, तो दिस विल बी 300 केल्विन। अब पाई देखो, पाई मैं लिखूंगी किसमें, एटीएम में, तो कैसे हो जाएगा ये 7.6 डिवाइडेड बाय 760, ठीक है, हमने mmHg को भी किस में चेंज कर लिया, एटीएम में। तो ऐसे क्वेश्चंस में बेटा यूनिट का हम खास ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर हमने यूनिट्स नहीं देखे तो हमारी फिर जो आंसर आएगा उसमें गड़बड़ आ जाएगी, ठीक है, फिर हम लोग का आंसर सही नहीं आएगा। तो कैलकुलेशन तुमसे थोड़ी सी करवा रहा है वो, अब कैलकुलेट कर दोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कुछ 61575 के करीब आ जाएगा, 6175 कुछ इसके करीब आएगा, इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मेन है कि तुम अपना कॉन्सेप्ट देख लो कि यूनिट में किसी को मिस्टेक नहीं करनी है। तो आई थिंक हमने सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फिनिश कर दी हैं, टोटल 4 हमने पढ़ी हैं, अच्छे से उसको रिवाइज कर लो, जो भी तुम्हें फॉर्मूलाज करवाए हैं, जिसमें शुरू से जो राउल्स लॉ, रिलेटिव लॉरिंग के हमने 2 फॉर्मूलाज पढ़े थे, बाकी में तो हमने फिर भी एक एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो अच्छे से तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, और उसके बेसिस पे तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू सो मच।